अभी हम कर रहे हैं लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जो हमने किया था, हमें मालूम है कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन एक तो आप पे करते हो कि लिक्विडेटर ने कितनी एसेट्स आपके लिए रियलाइज़ की हैं, ठीक है। और दूसरा लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलता है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने पर, या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उनके लिए। एक आपका जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है, हो सकता है आपने लिक्विडेटर को शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए भी रेम्यूनरेशन दिया हो। इस केस में हमें ये दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली कि क्या रेम्यूनरेशन सभी शेयर होल्डर्स की पेमेंट के ऊपर दिया जा रहा है, या रेम्यूनरेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट जो की गई है उसके ऊपर दिया जा रहा है। जब हम शेयर होल्डर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं, शेयर होल्डर्स की पेमेंट के अगेंस्ट जब हम रेम्यूनरेशन देते हैं या कमीशन देते हैं हमारे लिक्विडेटर्स को, तो उस टाइम पे जो हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उनको कमीशन देते हैं, वो है आपका अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिक्विडेटर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं, ठीक है। अगर आपको सभी शेयर होल्डर्स को जो आपने पेमेंट की है लिक्विडेटर ने, उसके अगेंस्ट अगर आप उसको कमीशन या रेम्यूनरेशन देते हो, तो उस केस में हम जितनी भी हमारे टोटल अमाउंट अवेलेबल है हमारी अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट कर देने के बाद, उस पूरी अमाउंट पे हम कमीशन की परसेंटेज को, कमीशन की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया गया है कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट की गई है लिक्विडेटर्स के द्वारा, उसके ऊपर ही आपको सिर्फ कमीशन या रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम जो अमाउंट अवेलेबल है वो फॉर शेयर होल्डर ना लेके फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हम लेंगे। इसका मतलब ये है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक सब कुछ पे कर देने के बाद जो अमाउंट बचती है उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके पास आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कराए गए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी आपका जो भी आप ओ करते हो उनको, वो पे करने के बाद जो अमाउंट आपकी बच जाती है, लास्ट में जो बैलेंस बचता है, उसके ऊपर हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि इनको कैपिटल तो मिलेगी ही मिलेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले, कैपिटल पेमेंट के लिए इनको प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ हमें देखनी होती है, क्या इनके डिविडेंड का एरियर है क्या। अगर डिविडेंड का एरियर है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या ये कंडीशन दे रखी है कि एरियर इनको लिक्विडेशन के बाद इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको कह रखा है कि इनका एरियर जो है लिक्विडेशन के टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाना चाहिए, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको इन दोनों चीज़ों की पेमेंट कर लेंगे। अदरवाइज़ हम एरियर को छोड़ देंगे, हम कैपिटल की पेमेंट इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये देखना है कि हम कैसे इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड रेम्यूनरेशन है वो कैलकुलेट करते हैं। एक बात और चीज़ से ध्यान रखना, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हमेशा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले जो आपका ऑर्डर ऑफ डिसबर्समेंट है स्टेटमेंट में, वो है आपका सबसे पहले हम लिक्विडेटर, सबसे पहले लीगल चार्जेस हम पे करते हैं, उसके बाद हम लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पे करते हैं। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन क्योंकि सबसे पहले पे होना है, तो इस केस में क्या होता है, जब लास्ट में मान लीजिए आपके पास 50,000 बचे हैं आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, इसके ऊपर आपने जो भी कमीशन मान लीजिए कैलकुलेट किया है वो आपका 1,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1,000 इन 50,000 में से ही पे होगा, क्योंकि आपको ये रेम्यूनरेशन पहले पे करना है। तो पहले आपको जिसको पे कर रहा है आप पहले उसको पे कर दो। हमारे पास 50,000 रुपये ही बचे हुए हैं, इसमें से हमें कमीशन भी पे करना है और हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे करना है। तो सबसे पहले हम ये 1,000 रुपये जो हमें लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है वो पे कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो अब हम शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, ठीक है। तो एक हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसमें आपको आपके पास इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे रखे हैं, आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखे हैं, आपके पास डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। डिबेंचर्स पे हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट का के बारे में कुछ हमें कह रखा है या नहीं। एसेट्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। कंडीशन में क्या कह रहा है ये, द प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर फॉर 2 years, सो देयर वाज ए एरियर इन प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। द एरियर्स आर पेएबल ऑटोमेटिकली ऑन लिक्विडेशन,
तो आपको ये क्वेश्चन में बता दिया कि लिक्विडेशन के टाइम पे आपके एरियर्स ऑटोमेटिकली जो है वो पे कर दिए जाएंगे। तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके शेयर उनकी कैपिटल और प्लस उनका डिविडेंड दोनों चीज़ें पे करनी है। द लिक्विडेटर सोल्ड द बिल्डिंग प्लांट एंड इन्वेंटरी फॉर 2,20,000 एंड रियलाइज ऑल अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सेप्ट 145,000 विच प्रूव टू बी रिकवरेबल। तो उन्होंने सारी एसेट्स को बेच दिया, ठीक है, और उन्होंने 2,20,000 रुपये जो है वहाँ से रिकवर कर लिए हैं बिल्डिंग और प्लांट एंड इन्वेंट्री से। लेकिन कुछ ट्रेड रिसीवेबल थे, ट्रेड रिसीवेबल ऐसे आपको 35,000 के दे रखे, इसमें से आपसे 5,000 रिकवर नहीं कर पाए आप। इसमें से जो बाकी का बचा हुआ बैलेंस है जो कि आपका है 30,000, वो आप रिकवर कर चुके हैं। तो जितना हम रिकवर कर चुके हैं, जितना पैसा हमारे पास आया है, वो हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है आपको कि ही एडमिटेड द क्लेम ऑफ ऑल क्रेडिटर्स 3,000 ऑफ विच वर प्रेफरेंशियल। तो उसने सारे क्लेम जो है क्रेडिटर्स के वो एडमिट किए हैं, जिसमें से 3,000 जो थे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के थे। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन आपको दे रखे हैं। डिबेंचर्स वर रीपेड ऑन December 31, 2006। तो हमें ये देखना पड़ेगा इसका जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देने के बाद कोई अमाउंट बचती है या नहीं, यानी हमारी कंपनी सोलवेंट है या नहीं है। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वॉज 2.5% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश। हमें बता दिया कि हमें कैश को इंक्लूड नहीं करना है। 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरा जो हमें कमीशन निकालना है वो हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर नहीं कोई कमीशन दिया जा रहा है लिक्विडेटर्स को। हम जो लिक्विडेटर्स को कमीशन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो भी पेमेंट करनी है लास्ट में उसके ऊपर, ठीक है। तो हमें अब लिक्विडेटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालनी है। तो अब हम लिक्विडेटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ओके। पर्टिकुलर अमाउंट ये आप कर सकते हैं अपने आप। तो सबसे पहले हम हमारे पास जितनी भी जो एसेट जो कैश हमारे पास पहले से रखा हुआ है कैश एट बैंक, उसको हम नोट कर लेंगे। तो कैश एट बैंक हमारे पास 15,000 दिया हुआ है। अब हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे लिक्विडेटर ने कौन सी एसेट्स को रियलाइज़ किया है और कितना रियलाइज़ हमारे पास पैसा हुआ है। तो जब लिक्विडेटर ने बिल्डिंग प्लांट एंड इन्वेंट्री को बेचा तो उसके पास आए थे 2,20,000, ठीक है। ये हैं आपकी बिल्डिंग प्लांट एंड इन्वेंटरी की, ठीक है। इसके बाद कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स थे जिसमें से आपको 5,000 की रिकवरी नहीं हुई है, बाकी की हो चुकी है। तो टोटल हमारे पास 35,000 थे, तो 5,000 की रिकवरी नहीं हुई है, तो 30,000 की रिकवरी हमारे पास हो चुकी है। तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास पैसा इस वक्त है मौजूद है वो है 2,65,000। इतना हमने पैसा रिकवर कर लिया है, ठीक है। इसी पैसे में से आप लिक्विडेटर्स सभी के जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं उन सबको जो है उन सबकी पेमेंट करेगा। तो सबसे पहले जिसकी पेमेंट होगी वो है लिक्विडेटर खुद, उसका अपना कमीशन। तो जिसके अगेंस्ट इसको रेम्यूनरेशन मिलना है हम उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। एक तो उसको मिलना है एसेट्स के ऊपर, जो एसेट उसने रियलाइज़ की हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा उसको मिलना है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो पेमेंट हुई है उसके ऊपर, ठीक है। ये हमारा बाद में निकलेगा क्योंकि हमें बाद में पता चलेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना एक्चुअल अमाउंट बच रहा है। तो एसेट्स के ऊपर हम निकाल लेते हैं। जो लिक्विडेटर ने जो एसेट्स रियलाइज़ की हैं वो आपकी हैं 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 के ऊपर हम 2.5% जो आपका तो 6,250 इसका रेम्यूनरेशन आ गया, ठीक है। ये वाला कमीशन हम बाद में निकालेंगे। इसके बाद हम पे करते हैं एक्सपेंसेस लिक्विडेशन के। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस क्या आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, हम देख लेंगे। आपको दिए हुए हैं लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 2,350 रुपीज़। तो 2,350 रुपीज़ हमारे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हो गए। इसके बाद हम जाते हैं डिबेंचर्स के ऊपर। तो हमारे पास 9% डिबेंचर्स दिए हुए हैं, डिबेंचर्स और उनका इंटरेस्ट, ठीक है। डिबेंचर्स के बाद हम जाते हैं आपके पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अगर हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे पास हैं और हमारे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3,000। तो हम 3,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को
पे कर देंगे। देन आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं। $30,000 के टोटल क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, जिसमें से प्रेफरेंशियल हमें बता रखा है 3,000 है, तो यानी बाकी के बचे हुए हो गए आपके अनसिक्योर्ड, तो 27,000 अनसिक्योर्ड हो गए। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में प्रेफरेंस कैपिटल भी दी हुई है 10%, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनका कैपिटल और हमें बताया हुआ है कि इनको डिविडेंड भी देना है आपको, जो आपका एरियर बन रहा है उसका, तो डिविडेंड का एरियर 2 ईयर का वो भी दे देंगे। प्रेफरेंस कैपिटल हमारी बन रही है यहाँ पे 75,000 और 2 साल का इनका एरियर है, तो 75,000 का 10%, 7,500 ये बन जाएगा आपका 15,000। 15,000 प्लस 7,500 हो गया आपका 75,000 हो गया आपका 75,000 तो आपका कैपिटल है और 15,000 आपका डिविडेंड है, तो ये हो गया आपका 90,000। अब जो कुछ भी बचेगा वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि हमें डिबेंचर्स का इंटरेस्ट निकालना है। इसके लिए हमें ये पता करना है कि क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर देने के बाद भी कुछ बच रहा है। तो आप देखोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर देने के बाद भी आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप पेमेंट तो कर ही रहे हो, क्योंकि 2,65,000 में से अगर जो जो पेमेंट आपने करी हैं ये सारी माइनस करोगे। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे देख रहे हो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आराम से आप पेमेंट कर दे रहे हो और उसके बाद भी आपके पास पैसा बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है वो हमें उस डेट तक निकालना है जिस डेट को डिबेंचर्स को आपने एक्चुअल में रीपे किया है। ठीक है, तो डिबेंचर्स आप रीपेड हो रहे हैं आपके 31 दिसंबर 2006 और आपने इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है 9% डिबेंचर्स है, 50,000 के हैं। ठीक है, इस 50,000 के ऊपर अब हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे 9%, और ये है आपका 31 दिसंबर 2006 को ये बोल रहा है, और हमारे अकाउंट स्टार्ट होते हैं 1 जुलाई 2006, तो 6 महीने का ये आ गया आपका 2,250। ठीक है, तो ये 2,250 हो गया आपका डिबेंचर का। इसको हम 50,000 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52,250। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देख लेंगे हम कि हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आखिर में कितनी अमाउंट बच रही है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, पैसा है हमारे पास 2,65,000 माइनस हमने सबसे पहले इसका कमीशन दिया एसेट के ऊपर, फिर हमने एक्सपेंसेस पे किए, फिर हमने डिबेंचर्स वाली अमाउंट पे की, उसके बाद हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे किया, उसके बाद हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया। तो हमारे पास जो अमाउंट लास्ट में बच गई है वो हमारे पास बच गई है 84,150। ये जो 84,150 हैं ये है आपकी अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये तो अवेलेबल अमाउंट है भाई, इतना पैसा अभी मेरी जेब, अभी मेरे हाथ पे इतना पैसा रखा हुआ है, लेकिन इस पैसे में से भी मुझे अब 2 लोगों को पैसा देना है। एक तो देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, दूसरा देना है हमें लिक्विडेटर को रेमुनरेशन, जिनको हमने बोल रखा है कि हम उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर को जितना पेमेंट देना होगा उसके ऊपर उनको कमीशन देंगे। तो दोनों में से हमें किसको पहले देना है, सबसे पहले हमें देना है लिक्विडेटर को, क्योंकि हम ऑर्डर में इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आते हैं ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम इनका रेमुनरेशन निकालेंगे। तो ये अवेलेबल अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ कमीशन 2 ही है, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 1,650 रुपये। ठीक है, 1,650 रुपीज़, तो ये 1,650 रुपीज़ हम सबसे पहले इनको रेमुनरेशन पे कर देंगे। अब इतने में से मैंने लिक्विडेटर्स को रेमुनरेशन पे कर दिया, अब मेरे पास कितना पैसा बच गया 82,500। ये 82,500 है जो मेरे पास पैसा बच गया, ये पैसा अब मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकती हूँ। ठीक है, और अगर मुझे ये निकालना हो कि पर शेयर कितना रुपया बन रहा है, तो हम ये देख लेंगे कि इक्विटी शेयर हमारे पास हैं कितने, टोटल 12,500 है। तो अगर मैं
इसको 12,500 से डिवाइड कर दूंगी, तो मतलब एक शेयर की कीमत फ़िलहाल मेरे पास है 6 रुपये 60 पैसे। ये इस तरह से होगा, ठीक है। इसका टोटल भी आ जाएगा 2,65,000, मतलब हमें 2,65,000 टोटल पैसा हमारे पास था जब हमने लिक्विडेशन की प्रोसेस में हम गए, और हमने हमारी सारे के सारे जो लाइबिलिटीज़ है वो इस तरह से उनको डिसबर्स किया है, और लास्ट में हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा बच गया वो है 82,500, जो हमने उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो कि बनता है आपका 6 रुपये 60 पैसे पर शेयर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या कह रखा है हमने। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास वो ये है कि अब हमें सारा पैसा एक बार मतलब सारा पैसा एक बार हमारे पास आ गया, उसके बाद हमें खर्चे धीरे धीरे नहीं चुकाने हैं, बल्कि इसमें हमें स्पेसिफिकली बता रखा है कि जैसे जैसे पैसा हमारे पास आता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एसेट्स को हम एक ही दिन में रियलाइज़ नहीं कर सकते। कुछ एसेट कितने टाइम में बिकती है, कुछ एसेट ज़्यादा टाइम में बिकती है, कुछ एसेट कम टाइम में बिक जाती है। तो पैसा जो है वो एक साथ नहीं आता है सारा पैसा। कभी कुछ पैसा मान लीजिए 3 महीने में आया, कुछ पैसा 4 महीने में आया, कुछ 15 दिन में आ गया। तो यहाँ हमें स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि पैसा जैसे जैसे आता गया हम लाइबिलिटीज़ को वैसे वैसे पे करते गए, ठीक है। हम सारे पैसे के इकट्ठा होने का इंतजार लिक्विडेटर ने नहीं किया। जैसे जैसे पैसे आए वैसे वैसे लिक्विडेटर सब जो जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ बनती थी उनको चुकाता गया। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपने एसेट कब रियलाइज़ किए हैं। तो जैसे 2015 का साल है, 1 जून को इसने 3 लाख की फिक्स एसेट रियलाइज़ की है और 2 लाख की करंट एसेट रियलाइज़ की है। 1 जुलाई को 6 लाख की फिक्स एसेट रियलाइज़ की है और 2 लाख की करंट एसेट, और 1 अगस्त को फिक्स एसेट कोई रियलाइज़ नहीं हुए, करंट एसेट रियलाइज़ हुई है 3 लाख, ठीक है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी फिक्स एसेट के अगेंस्ट अगर आपने कोई चीज़ सिक्योर कर रखी थी, कोई लाइबिलिटी आपकी सिक्योर्ड थी, तो हमें सबसे पहले फिक्स एसेट में से उतनी जो वो लाइबिलिटी सिक्योर्ड थी जितनी, सबसे पहले हमें उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 3% ऑन एसेट रियलाइज्ड एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके, आफ्टर रिजर्विंग 5,000 फॉर एक्सपेंसेस विच अल्टीमेटली अमाउंटेड टू ₹3,000। तो हमें एक्सपेंसेस जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है वो बोल रखा है कि आप हर बार, मतलब ये 3 तारीख है, इनको आपके पास पैसा आ रहा है, हर बार आप 5-5 हज़ार रुपये लिक्विडेशन के एक्सपेंस के नाम पे नहीं कर रहे, उनको आप क्या कर रहे हो, रिजर्व करके रख रहे हो। लास्ट में आप ये एक्सपेंसेस पे करोगे, लेकिन जब आप लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे कर रहे थे तब आपने रियलाइज़ किया कि ये एक्चुअल जो आपके एक्सपेंस है वो 3,000 रुपये है, तो हम 3,000 रुपये एक्सपेंस के तौर पे कर देंगे। लेकिन हर बार जून 1 को, जुलाई 1 को हम 5,000 रुपये अलग से इन एक्सपेंसेस के लिए रखेंगे, ठीक है। द अमाउंट्स ऑफ वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रिसीव्ड, तो जैसे जैसे अमाउंट आते गए आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते गए। ऑर्डर हमारा वही चलेगा, पहले हम लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस पे करेंगे, फिर हमारी जो क्या कहते हैं उनको एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस हमें क्योंकि स्पेसिफिकली बता दिया कि आपको अभी हम सिर्फ रिजर्व करेंगे, बाद में पे करेंगे, तो इसको हम एक बार क्या कहते हैं छोड़ सकते हैं लास्ट के लिए। फिर हमें डिबेंचर्स पे करने हैं, लेकिन डिबेंचर्स हमारे पास है नहीं। उसके बाद हमें आपके अनसिक्योर्ड या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना है, फिर हमारा प्रेफरेंस कैपिटल पे होगा, और फिर उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। तो हम ऑर्डर के हिसाब से ही चलेंगे, सिर्फ एक चीज़ ऑर्डर में बदल जाएगी कि हमारे जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं उसे हम स्टार्टिंग की 2 डेट्स पे हम पे नहीं करेंगे, उसको हम लास्ट में पे करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वैसे वैसे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो सबसे पहले 2015 को जून 1 इस डेट को हमारे पास पैसा आ रहा है। अब ध्यान से देखो कहाँ से पैसा आ रहा है। फिक्स एसेट से 3 लाख आ रहे हैं, करंट एसेट से 2 लाख आ रहे हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं दोबारा से, लिक्विडेटर को जब हम कमीशन देते हैं एसेट के बदले, तो हम उसको पूरी एसेट्स के बदले कमीशन देते हैं जितनी एसेट लिक्विडेटर ने रियलाइज़ की है, चाहे उनको हम यहाँ पे डेबिट साइड में शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो एसेट, मान लीजिए जिस एसेट के बदले में कोई लायबिलिटी सिक्योर होती है, हम उसका पैसा यहाँ शो नहीं करते, हम उसको डायरेक्ट वहाँ से ही
उसकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ शो नहीं कर पाते, लेकिन लिक्विडेटर को सब एसेट की टोटल वैल्यू के ऊपर कमीशन मिलता है जितनी उसने रियलाइज़ की है। तो हमारे पास जो एसेट है रियलाइज़ हो रही हैं वो 3 लाख तो फिक्स एसेट्स हो रही हैं, और करंट एसेट जो हमारे पास रियलाइज़ हो रही है वो हो रही है 2 लाख, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय फिक्स एसेट्स, 5 लाख के बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट ये सिक्योर्ड है, यानी 1 जून को जब पैसा आया 3 लाख रुपए, तो सबसे पहले हमने 3 लाख रुपए से इनको ही पेमेंट कर दिया होगा। तो जब हमने इसकी पेमेंट कर दी तो हमारे पास जो बैंक ओवरड्राफ्ट बच गया वो बच गया 2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया, पेमेंट ख़त्म हो गई, इतने पैसे। अब ये 2 लाख जो बैंक ओवरड्राफ्ट हैं ये कब पे होंगे, ये हम देखेंगे कि इनको जो करंट एसेट आई हैं उस डे पे, उसमें से इसको हम कितने पेमेंट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस अभी हमें पे करने नहीं है, रेमोनेशन हम निकाल लेंगे। क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, कितने दिए हुए हैं, 4 लाख। तो अभी हमारे पास जो लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है, एक तो है बैंक ओवरड्राफ्ट जिसके 2 लाख रुपए अभी हमारे पास बचे हुए हैं पे करने, दूसरे हमारे पास क्रेडिटर्स हैं जो कि हैं 4 लाख, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे पास एसेट आई कितनी, बच कितनी गई। तो जो एसेट रियलाइज हुई हमारे पास, फिक्स एसेट तो हम सारी की सारी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है, उसकी अमाउंट को। करंट एसेट हमारे पास बच गई हैं 2 लाख रुपए की, राइट। इन 2 लाख रुपए में से हमें लिक्विडेटर का रेमोनेशन भी पे करना है, हमें एक्सपेंसेस के नाम के 5,000 रुपये भी बचा के रखने हैं, और हमें बैंक ओवरड्राफ्ट और जो क्रेडिटर्स हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसको भी हमें पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिक्विडेटर का रेमोनेशन निकाल लेंगे। एसेट के ऊपर जो लिक्विडेटर का रेमोनेशन है वो है आपका 3%, तो हम 3% इसके ऊपर रेमोनेशन निकालेंगे। और 3% ध्यान रखना, हम जून 1 को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जून 1 को लिक्विडेटर ने टोटल जितनी एसेट्स भी रियलाइज़ की थी उन सब के ऊपर इसको कमीशन मिलेगा। टोटल एसेट रियलाइज है यहाँ पे 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर इसको 3% कमीशन मिलेगा, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। हमारे पास 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, इसमें से 15,000 मैंने कमीशन पे कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितने रुपए बच गए, 1,85,000, ठीक है। इस 1,85,000 में से मुझे एक्सपेंस के नाम पे के 5,000 रुपये रिजर्व में भी रखने हैं, मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है ये रिजर्व बना के चलना है। तो अब मेरे पास जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच गए वो हैं 1,80,000, ठीक है। इस 1,80,000 में से अब मुझे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सबसे पहले मुझे किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहले मुझे मेरी लाइबिलिटीज़ चुकानी है, फिर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे जाऊंगी, और फिर मैं इक्विटी शेयर होल्डर पे जाऊंगी, ठीक है, अगर पैसे बचे तो। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम पे मुझे 2 लाख रुपए देने हैं, क्रेडिटर्स को मुझे 4 लाख रुपए देने हैं, तो ये तो हो गए टोटल 6 लाख, और पैसे मेरे पास सिर्फ 1,80,000 है, तो इसका और इसका तो चांस ही नहीं बनता पे होने का, क्योंकि यही पूरे पे नहीं होंगे, ठीक है। अब इसको कितने दूँ और इसको कितने दूँ, इसका हम क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 के रेशो में हम इसको 1,80,000 को इन दोनों में, बैंक ओवरड्राफ्ट में और क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1:2 का रेशो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60,000 तो बैंक ओवरड्राफ्ट को मिलेंगे और 1,20,000 क्रेडिटर्स को, ठीक है। इनको हम पे कर देंगे अब बैंक ओवरड्राफ्ट, $60,000 और क्रेडिटर्स 1,20,000। एक हमें बैलेंस बना के चलना है बचा के 5,000 का, दोनों साइड्स आपकी टोटल आएंगे, ओके। सेकंड जो डेट है हमारी वो है 1 जुलाई। तो जब हम 1 जुलाई को गए तो सबसे पहले तो हमारा जो बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया था उसको यहाँ पे ब्रो डाउन कर लेंगे, $5,000। ये तो हमारा 1 जून से ही हमारे पास, पिछले महीने से हमारे पास
पैसे बचे हुए हैं। अब 1 जुलाई को हमने कौन सी एसेट रियलाइज़ की है, ध्यान, 1 जुलाई को हम 2 एसेट रियलाइज़ कर रहे हैं। फिक्स एसेट्स हम रियलाइज़ कर रहे हैं 6 लाख रुपए की, और करंट एसेट हम रियलाइज़ कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। अब फिर से हम वही चीज़ करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट फिक्स एसेट के बदले सिक्योर्ड है। बैंक ओवरड्राफ्ट में से लास्ट डेट को हम कुछ हिस्सा फिक्स में से 3 लाख रुपए इसमें से पे कर चुके थे, और कुछ हिस्सा हम करंट एसेट में से पे कर चुके थे 60,000। ठीक है, तो 3,60,000 हम टोटल 5 लाख के बैंक ओवरड्राफ्ट में से पे कर चुके हैं। अब हमारे पास जो पेमेंट रहती है वो रहती है हमारे पास 1,40,000 की। ठीक है, अब ये 1,40,000 जैसे ही फिक्स एसेट्स को बेच के पैसा आया, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो फिक्स एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, जैसे ही पैसा आया डायरेक्ट हमने इसको इन बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट कर दिया। तो ये 1,40,000 डायरेक्ट हमने पेमेंट कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस बच गया 4,60,000 फिक्स एसेट्स का। तो अब जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में बैलेंस शो करना है वो करना है 4,60,000, क्योंकि ये सिक्योर थे फिक्स एसेट के अगेंस्ट, तो पैसा आते ही डायरेक्ट इनको पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, और करंट एसेट के मेरे पास अभी 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगी फिक्स एसेट्स एसेट रियलाइज करके और करंट एसेट। तो 4,60,000 तो फिक्स एसेट के और 2 लाख हो गए मेरे पास करंट एसेट के। ठीक है, टोटल ये मेरे पास बनेगा 4 2 6 6,65,000। अब मेरे पास टोटल 6,65,000 1 जुलाई को मेरे हाथ में रखे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या पेमेंट करनी है, अब मुझे फिर से वही चीज़ पेमेंट करनी है। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन देना है, एक्सपेंसेस के 5,000 रुपये अलग से निकाल के रखने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा खत्म हो चुकी है लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट में आप सब कुछ पे कर चुकी हूँ तो वो खत्म हो गई। फिर मुझे पे करना है मेरे क्रेडिटर्स को, फिर अगर कुछ बच जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि क्या हमारे पास पैसा बचता है या नहीं बचता और किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करने का बचता है। तो 6,65,000 इस वक्त मेरे हाथ में है। ठीक है, इसमें से मैं एसेट के ऊपर जो रियलाइज़ हुआ है वो कमीशन लिक्विडेटर का निकाल दूंगी। टोटल एसेट मैंने कितनी रियलाइज़ की थी, 6 लाख तो मैंने रियलाइज़ की थी फिक्स एसेट मतलब लिक्विडेटर ने, और 2 लाख लिक्विडेटर ने रियलाइज़ की थी करंट एसेट, प्लस 8 लाख। 8 लाख का 3% आपको दिया हुआ है तो 3%, ये हो गया 24,000। तो लिक्विडेटर का एक कमीशन तो ये निकल गया। ठीक है, एसेट के ऊपर 24,000। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक कुछ बचता है तो फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर वाला भी यहाँ पे रेम्यूनरेशन लिखेंगे। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसे नहीं बचते हैं आखिर में तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 24,000 तो इसमें से ये निकल गए, हमने पेमेंट कर दी, 6,41,000 रुपये बच गए अब मेरे पास। दूसरी चीज़, मुझे 5,000 रुपये अब वो रिजर्व वाले भी बचा के चलने हैं जो एक्सपेंसेस के नाम पे है। ठीक है, तो ये 5,000 भी मैं निकाल दूंगी। 6,36,000 बच गए मेरे पास। ठीक है, अब इस 6,36,000 में से मुझे क्या क्या पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट में कर चुकी हूँ, मेरे पास बचती हैं सिर्फ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने बचते हैं, क्रेडिटर टोटल थे मेरे पास 4 लाख। 4 लाख में से मैं लास्ट टाइम पे कितने पे कर चुकी हूँ, 1,20,000। तो 4 लाख में से 1,20,000 क्रेडिटर्स में पे कर चुकी हूँ। तो अब मेरे पास कितने बच गए, अब मेरे पास बच गए ये 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 क्रेडिटर बच गए, तो ये मुझे पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दो ये देखने के लिए कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचेगा तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई हमारी 2,80,000। ठीक है, इसमें से मैंने 2,80,000 क्रेडिटर्स को पे कर दिए, ये आ गया मेरा 3,56,000। ठीक है, 3,56,000 रुपये मेरे पास अभी भी बच गए क्रेडिटर्स को पे करने के बाद। तो क्रेडिटर्स वाली लाइबिलिटी भी मेरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, यानी अब मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें बचती हैं पे करने के लिए, प्रेफरेंस और इक्विटी। ठीक है, प्रेफरेंस का कोई डिविडेंड बनता है, प्रेफरेंस का इस वक्त हमारे पास कोई डिविडेंड नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें कितने पे करने थे, 2 लाख। चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम 2 लाख पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, 2 लाख मैंने इनको पे कर दिए। ओके, तो 2 लाख इनके हो गए।
2 लाख मैंने जब इनको पे कर दिया, इसके बाद भी मेरे पास 1,56,000 रुपये बच गए। तो जो लास्ट में पैसा बच गया, अब मेरे पास सिर्फ एक लाइबिलिटी रहती है, इक्विटी शेयर होल्डर वाली। यानी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मेरे को पे करने के लिए मेरे पास 1,56,000 बच गए। और अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे तो हमें लिक्विडेटर को, इक्विटी शेयर होल्डर को की गई पेमेंट पे कमीशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे एक्सपेंसेस लिक्विडेटर पे कर रहा है। ठीक है, हम पे कर रहे हैं मतलब लिक्विडेटर हमारी तरफ से पे कर रहा है, कंपनी की तरफ से। तो इसके ऊपर जब हम कमीशन निकालेंगे तो वही फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। तो इसकी रेट कितनी है, 2%, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 102। ठीक है, ये निकाल लेंगे हम, 1,56,000 2%, ये आ गया आपका 3,120। इसको एक बार मैं देख लेती हूँ। सॉरी, 2% निकाल दिया मैंने गलती से। मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाई 102, 100 प्लस रेट। ठीक है, ये आ गया 3058, या हम इसको 3059 कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 3059। ठीक है, ये हो गया हमारा रेम्यूनरेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जितना भी पैसा बचा हुआ है उसमें से मैं रेम्यूनरेशन को पे कर दूंगी, क्योंकि हम सबसे पहले इसका लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ही पे करते हैं। तो 3059 ये मैंने पे कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 27,059 रुपीज़। ओके, अब मुझे जो बाकी का बैलेंस बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है, और एक बैलेंस सीडी जो हम स्टार्टिंग से हम यहाँ पे हमने बचा ही लिया था रिजर्व के नाम पे, जो हमें कह भी रखा है। तो ये 5,000 हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट होगा, 1,56,000 पैसे, 1,56,000 हमारे पास रुपए थे, उसमें से मैंने इतना इनका कमीशन काट लिया था। तो 1,52,941, ये हो जाएगा 6,65,000। हो गया, इतना हमारा हो गया। ठीक है, 1 जुलाई तक का। अब यहाँ तक हम कौन कौन सी लाइबिलिटी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। हम बैंक ओवरड्राफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हम क्रेडिटर कंप्लीट कर चुके हैं, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट पे जो पैसा आएगा उसमें से हमें क्या क्या पे करना है। उसमें से हमें सिर्फ लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पे करना है, क्योंकि एसेट बेची जाएगी नेक्स्ट डेट पे, पैसा तो एसेट से ही आ रहा है, तो उसके ऊपर इसको रेम्यूनरेशन देना है। फिर हमारे पास बच जाएगा एक तो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, क्योंकि वो लास्ट डेट है और लास्ट डेट पे हमें लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे करने हैं, वो भी 3,000। हमें बोल रखा है कि लास्ट में हमारे पास 3,000 की लाइबिलिटी, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आए थे वो 3,000 के थे। उसके अलावा सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, जो पैसा बच जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, और इसको हम पैसा दे रहे हैं, यानी लिक्विडेटर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहा है, तो उसके ऊपर इसको कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं 1 अगस्त पे हमारे पास क्या हो रहा है। 1 अगस्त को हमारे पास फिक्स एसेट तो कुछ नहीं है, फिक्स एसेट से हमारी कोई अब रियलाइजेशन नहीं हो रही है, सिर्फ करंट एसेट से हमारे पास 3 लाख रुपए आ रहे हैं। तो जो मेरे पास एसेट रियलाइज हो रही है वो हो रही है मेरे पास करंट एसेट 3 लाख। ठीक है, और एक जो मेरा यहाँ से बैलेंस हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है 5,000 रुपये, सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, तो 3,05,000 अभी मेरे पास, मेरे हाथ पे 3,05,000 रुपये रखे हुए हैं। अब मुझे जो भी पे करना है इसमें से करना है। तो सबसे पहले तो लिक्विडेटर का एक्सपेंस पे होगा, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो ये सबसे पहले एसेट वाला भी होगा, और ऑब्वियस सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी पैसा बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो एसेट के ऊपर कितनी एसेट रियलाइज हुई है, 3 लाख की एसेट रियलाइज हुई है। परसेंटेज रेट कितनी है, 3% है। तो 3 लाख के ऊपर हम क्या करेंगे, 3% रेट के हिसाब से इसका जो है कमीशन निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3,3,9,9,000। तो 9,000 तो एसेट वाला कमीशन होगा। इक्विटी वाला क्या होगा वो हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, बाकी सारी हमारी लाइबिलिटी पूरी हो चुकी है, सिर्फ हमारे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस रहते हैं। तो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हम पे कर देंगे, और ये हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये 3,000 थे, अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 3,000। तो ये 3,000 रुपये हम इसके एक्सपेंसेस के नाम पे इसको पे कर देंगे, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे हो गए। अब जो हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस बचता है, क्योंकि पैसा हमारे पास बच रहा है, बहुत पैसा बच रहा है अभी हमारे पास। तो 3,05,000 में से हमने क्या क्या पे कर दिया, 3,05,000 में से 9,000 रुपये तो हमने एक कमीशन दे दिया, 3,000 रुपये हमने
एक्सपेंसेस दे दिए, 2,93,000 बच गए। ये 2,93,000 जो है आपका, ये आपको बचता है। लास्ट में पैसा मेरे पास हाथ में मेरे 2,93,000 रखा है, इसमें से मुझे अब 2 लोगों को पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को वो पे कर रहे हैं तो उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो कमीशन देना ही पड़ेगा। तो इस 2,93,000 का मैं कमीशन निकालूंगी, 2% की रेट है तो 2/102, तो कमीशन आ गया मेरे पास 5,745 रुपये। ठीक है, तो ये 5,745 रुपये मेरा हो गया। ठीक है, ये जो मेरे पास, ठीक है, बाकी का हम निकाल लेंगे इसमें से बैलेंस। कितना था ये, 2,93,000 था ना, तो 2,93,000 माइनस 5,745, ये हो जाएगा 2,87,255। तो 2,87,255 ये फाइनल हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरह से हम करते हैं, जब हम जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे हम जो है हमारी लाइबिलिटीज़ को उस पैसे में से चुकाते गए। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ये ना कह रखा होता कि हमें लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस के लिए रिजर्व बना के चलना है और बाद में हमें पे करना है, तो हम क्या करते, हम सबसे पहले ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पे किया ना, इससे पहले हम लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को पे कर देते, बाद में हम बैंक ओवरड्राफ्ट पे करते, फिर हम क्रेडिटर्स पे करते, फिर कुछ बचता तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और फिर कुछ बचता तो इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।